वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड आज मैं इस वीडियो में आपके लिए साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स के हैं, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है अपने एसएससी, रेलवे और जो भी सेंट्रल एग्जामिनेशन हुए उनमें काफ़ी रिपीटेड बार आए हैं ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको पसंद आएंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लेड ऑफ ए विंड फोर्सेस डैश हैंस दे आर टर्न बाय फास्टर विंड। इसका मतलब है जो ब्लेड होती है, आपने देखा होगा पवन चक्की होती है, जो विंड मिल होती है, तो उसमें जो उसकी ब्लेड होती है वो क्या करती है, टर्न करती है फास्ट, ठीक है, विंड से। तो उस समय जो उसकी एनर्जी है, उसमें जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी एनर्जी रहेगी? तो ये कौन सी रहेगी गाइस? ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। हमें पता है एनर्जी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसके मोशन के कारण जो भी एनर्जी प्रोसेस रहेगी उस ऑब्जेक्ट में, वो वाली एनर्जी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी उसके पोजीशन के कारण होती है। यदि कोई बॉडी एक रुकी हुई है या फिर एक हाइट पर रुकी हुई है तो उसमें जो वो एनर्जी रहेगी स्टोर, वो कौन सी रहेगी? वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। जैसे एग्जांपल इधर पे दिया हुआ है, जैसे विंड मिल, विंड मिल में जो भी एनर्जी रहेगी वो कौन सी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। यदि सेकंड बात करें हम, खींची हुई स्प्रिंग, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। डैम में रुका हुआ पानी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ये जो तीन मैंने एग्जांपल दिए हैं ये काफ़ी बार आए हैं अभी रेलवे में। जैसे हुआ था ग्रुप डी का हुआ था एग्जाम, तो उसमें पूछा हुआ था कि जो पानी है एक डैम में रुका हुआ है, तो वो पानी में कौन सा एनर्जी स्टोर रहेगा, वो डैम में कौन सा एनर्जी रहेगा? तो वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ना, क्योंकि पानी रुका हुआ है, एक हाइट पे रुका हुआ है और एक पोजीशन है उसकी, तो उस पोजीशन के कारण जो भी उसकी एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और दूसरी चीज़ पोटेंशियल एनर्जी का हम इधर पे फॉर्मूला देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर यदि हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। ठीक है, ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। एम क्या होता है? मास होता है। जी क्या होता है? ग्रेविटी होती है। और एच क्या होता है? हाइट होता है। तो एक हाइट के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी एनर्जी प्रोसेस करेगा वो ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ना। और यदि काइनेटिक एनर्जी का मैं आपको बताऊं फॉर्मूला, तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी को और देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का होता है के इक्वल टू हाफ ऑफ एम भी स्क्वायर। ठीक है, इधर पे भी क्या है? वेलोसिटी है उसकी, भी वेलोसिटी, एम मास है, तो वेलोसिटी के कारण जो भी एनर्जी रहेगी किसी ऑब्जेक्ट में वो क्या रहेगी? अपनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। ए डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू ए फेयर स्किन मैन तो लेस हीट और लेस कोल्ड। यदि बात करें एक डार्क स्किन का इंसान है जिसकी स्किन बहुत ही डार्क है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? कम हीट करेगा। कैसा एक्सपीरियंस करेगा वो? लेस हीट और लेस कोल्ड करेगा, है ना। मतलब कम ठंड और कम गर्मी वो एक्सपीरियंस करेगा। यदि आपने देखा होगा अफ्रीका वगैरह के लोग होते हैं, तो अफ्रीका के लोग वहाँ पर क्या होता है आपको पता है? अफ्रीका कहाँ पर आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आता है। जैसे ये क्या होता है, अपना इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, तो यहीं पे क्या होता है? अफ्रीका है, अफ्रीका यहाँ पर आता है। तो क्या होता है, सनलाइट डायरेक्टली आती है। सनलाइट डायरेक्टली आती है तो क्या होता है, देखो उनकी स्किन क्या होती है? काली होती है, ब्लैक कलर की होती है। अब ये ब्लैक क्यों होती है? ये ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि उनकी स्किन में क्या होता है? मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है। एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है, इसी के कारण उनकी स्किन क्या होती है? डार्क होती है। अब देखो सनरे आ रही है, सनरे डायरेक्ट आती है तो क्या होता है? कैंसर के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए उनकी स्किन डार्क होती है जिससे वो कैंसर से बच सकें, और जो सनलाइट आ रही है उसका उनकी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाए। जो मेलेनिन प्रोटीन उनमें ज़्यादा होती है, मेलेनिन प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण कैसी होती है? उनकी स्किन डार्क होती है। और यही इसी से क्वेश्चन बना है, जिसकी स्किन डार्क होती है वो क्या करती है? वो कम हीट करेगी। उसको कैसा रहेगा? जो भी सनलाइट आ रही है, मतलब बहुत गर्मी रहती है वहाँ पर, लेकिन वो गर्मी का एहसास नहीं होगा उनकी डार्क स्किन होने के कारण। और ठंड भी उनको क्या होती है? कम लगती है उस समय पर, या फिर उस जगह पे उनको ठंड और गर्मी दोनों कम लगती है। यदि तीसरे क्वेश्चन की बात करें गाइस, व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक कंप्लीट एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। भाई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जैसे आपने देखा होगा, मैं इधर पे बता दूं, ये एक समझ लो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये मैं एक बल्ब ड्रॉ कर दूं और यहाँ पर ये स्विच बना दूं, ठीक है, ये क्या है? अपना एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। रुकिए, ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना देता हूँ मैं। तो क्या होता है, ये जो इसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। अब स्विच क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ओपन करने का काम करता है और क्लोज करने का काम करता है ना। मतलब क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट भी करता है ये, और सर्किट को ब्रेक भी करता है। तो ये वाला काम कौन करता है? सर्किट करता है। तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर्किट को ब्रेक करना और उसको चालू करना कौन करता है? तो भाई स्विच का काम होता है। स्विच क्या करता है? ऑन और ऑफ का काम होता है, सर्किट को चालू करना और बंद करने का काम होता है स्विच का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। अब भाई ऐसा कौन सा स्केल होता है जिसमें ऐसी कौन सा डिग्री है टेम्परेचर का, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों की इक्वल वैल्यू होती है? तो याद रखना, -40 डिग्री पे क्या होता है? सेंटीनाइट और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितना
सेंटीग्रेड की डिग्री की टेम्परेचर होता है उतना क्या होता है, उतना फ़ारेनहाइट का होता है। कितने पे? -40 डिग्री पे। निकाल लेना, एक फार्मूला होता है जैसे बताऊँ तो क्या होता है, CY5 इक्वल टू F-32/8, ऐसा कुछ होता है गाइस। ये फॉर्मूला होता है CY5 इक्वल टू F-32/8। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, -40 रख देना। -40 मतलब सेल्सियस रखोगे तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा आपका, है ना। इस तरीके से रख के देख लेना, आंसर जाएगा आपका। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एसिलेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। वो भी बात है, एसिलेशन क्या होता है, एसिलेशन त्वरण होता है ना। एसिलेशन क्या होता है, त्वरण होता है। वो बोल रहे हैं कि एसिलेशन कहाँ पर एक्ट होता है, तो भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एसिलेशन होता है। समझा देता हूँ, समझ लो एक ये बॉडी है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है, क्या डायरेक्शन में, देखो इस तरफ से फोर्स लग रहा है तो इसका एसिलेशन भी कहाँ होगा, इसी तरफ होगा भाई, है ना। किस तरफ चलेगी, मतलब किस तरफ भागेगी, ये सीधी भागेगी ना जिस तरफ फोर्स लग रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, एसिलरेशन रहेगा। क्या रहेगा गाइस, एसिलरेशन रहेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, एसिलरेशन रहेगा, है ना। ये याद रखना। और एसिलेशन होता क्या है, एसिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो भी चेंज आ रहा है एक समय के हिसाब से वो क्या होता है, एसिलरेशन होता है। जैसे एसिलरेशन का फॉर्मूला बता दूं, ए इक्वल टू क्या होता है, V - U/T। भी क्या होती है, किसी भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। यदि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा दिया जाए और समय से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल सकता है, हमें एसिलरेशन निकाल सकते हैं। याद रखना, एसिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और एसिलरेशन क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है, एसिलेशन डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। देखिएगा इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा अपन देखते जा रहे हैं इससे, मतलब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन 4 से 5 चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं और यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बने रहिएगा। अब देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है छठवा, द प्रिंसिपल यूज इन वर्किंग ऑफ एन एटम बम। भाई जो एटम बम होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो याद रखना जो एटम बम होता है वो किस पे वर्क करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। किस पे काम करता है, न्यूक्लियर फिशन पे काम करता है। हाँ, एटम बम की याद रखना किस पे करता है, फिशन पे करता है। और यदि यहीं पर हाइड्रोजन बॉम्ब आ जाता, क्या जाता, हाइड्रोजन बॉम्ब, तो हाइड्रोजन बॉम्ब याद रखना गाइस, हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे करता है, फ्यूजन पे, फ्यूजन, ठीक है। एटम बॉम्ब किस पे करता है, फिशन पे करता है। हाइड्रोजन बॉम्ब के काय पे करता है, फ्यूजन पे करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, हाइड्रोजन बॉम्ब पूछा हुआ है किस पे करता है, फ्यूजन पे। और एटम बॉम्ब फिजन पे आया, बहुत बार आया एग्जाम में, बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब यदि देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, फिजन और फ्यूजन क्या होता है ये चीज़ें मैं बता दूं। तो फिजन क्या होता है, फिजन होता है यदि एक न्यूक्लियस किसी दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, फिजन कहलाती है। क्या होता है फिजन, देखिए ये एक न्यूक्लियस है, यदि ये न्यूक्लियस क्या करता है, छोटे छोटे दो टुकड़ों में टूट जाए तो ये वाली प्रोसेस क्या बोलेंगे, फिजन बोलेंगे। और फ्यूशन क्या होता है, फ्यूशन होता है यदि ये छोटे छोटे टुकड़े, यदि यदि बोल दूं मैं, हाँ, न्यूक्लियस के छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलके एक बड़ा टुकड़ा बना ले तो ये क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन। अब ये फ्यूजन कहाँ कहाँ पर होता है, याद रखना, फ्यूजन होता है अपने स्टार वगैरह, जो भी स्टार बनते हैं वो फ्यूजन प्रोसेस होता है उसमें। दूसरी चीज अपना जो सन होता है, सन में भी क्या होता है, हाइड्रोजन मिलता है। क्या होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो सन एनर्जी दे रहा है वो भी किसके अकॉर्डिंग दे रहा है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है गाइस, वो भी फ्यूजन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। और हमारे स्टार भी जो हमें लाइट दे रहे हैं वो भी फ्यूजन प्रिंसिपल पे बेस है। हाँ, दूसरा पूछता है कि न्यूक्लियर फिजन पे क्या काम करता है, तो आपने देख लिया एटम बम क्या करता है, न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। और दूसरा क्या हो गया अपना, न्यूक्लियर फिजन पे और क्या चीज़ कार्य करती है, याद आया, न्यूक्लियर रिएक्टर। जो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो भी किस पे काम करता है गाइस, वो भी न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में 3 चीज़ होती हैं, ये चीज़ और याद रखना। चलिए ये पूछी गई न्यूक्लियर रिएक्टर का बता दे रहा हूँ मैं। एक तो क्या होता है आपका, कंट्रोल रोड होती है। एक क्या होता है आपका, कंट्रोल रोड होती है, ठीक है। कंट्रोल रोड कौन कौन सी होती है, कंट्रोल रोड, कैडमियम और बोरोन। क्या होता है, कैडमियम और बोरोन होता है। क्या होता है, कैडमियम और बोरोन की कंट्रोल रोड होती है। ये क्या करती है, न्यूट्रॉन को स्पीड को कंट्रोल करती है। क्या करती है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करती है, जो है ना। क्या करती है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करती है, इसलिए इनको कंट्रोल रोड बोलते हैं। किस में होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। दूसरी चीज़ क्या होता है, दूसरी चीज़ इसमें कूलेंट होता है। क्या होता है, कूलेंट होता है। कूलेंट का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो भी एनर्जी निकल रही है ना, उस एनर्जी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो क्या होता है इधर पे, कूलेंट। कूलेंट आप सिंपल वाटर ले सकते हो या फिर DTO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, D2O। इसको हैवी वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। तो कूलेंट के तौर पे हैवी वाटर का यूज़ होता है, ठीक है। ग्रेफाइट का भी यूज़ होता है, ग्रेफाइट भी यूज़ होता है कूलेंट के तौर पे, याद रखना।
तीसरी चीज़ यदि बात करें अपन किसके, फ्यूल का, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की बात करें, ये फ्यूल की बात करें तो फ्यूल में क्या होता है अपना, यूरेनियम यूज़ करते हैं अपन, क्या करते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं अपन, है ना, किसमें, फ्यूल में। न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ लिया, किस पे करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ लेकिन समझना थोड़ा, है ना। किस पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। क्या क्या चीज़ होती है इसमें, कंट्रोल रोड होती है सर, कंट्रोल रोड क्या होता है, एक बोरोन और कैडमियम कंट्रोल रोड होती है। कंट्रोल रोड क्या करता है, कंट्रोल करता है न्यूट्रॉन की स्पीड को। दूसरा क्या होता है, कूलेंट होता है, कूलेंट क्या होता है, जो भी हीट निकलती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करता है। तो D2O और ग्रेफाइट ये कूलेंट के तौर पे काम करते हैं। तीसरा क्या होता है, फ्यूल रोड होती है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा है तो फ्यूल का तो जरूरत है ना, तो फ्यूल कौन देता है अपना, यूरेनियम, यूरेनियम फ्यूल की तरह काम करता है। अब दूसरा पूछा हुआ है, व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। जो डेप्थ ऑफ सी होता है तो उसको कौन सी यूनिट से मेजर करते हो आप, जैसे समुद्र की गहराई होती है, पूछा हुआ है, जो समुद्र की गहराई होती है उसको काय में नापते हो आप, फैदोन में नापते हो, किस में नापते हो, फैदोम। फैदोम क्या होता है, एक यूनिट होती है जो समुद्र की गहराई नापने में यूज होता है। ठीक है, याद रखना का सिंपल है, समुद्र की गहराई नापने में फैदोम यूज होता है। हाँ, दूसरी चीज आती है कि सोनार क्या होता है, सोनार क्या होता है, सोनार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज सोनार। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है सोनार का फुल फॉर्म, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म होता है। अब सोनार होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है, अब जैसे हम बता दें, यहाँ पर आपकी सिप है, क्या है, यहाँ पर एक सिप ले लें, ये सिप है समझ लो आपकी, तो इधर पर नीचे सोनार लगा हुआ था, सोनार लगा हुआ होता है। अब क्या करता है, जैसे देखो ये चट्टान आ रही है, बड़ी बड़ी चट्टान होती है भाई नीचे, पानी के नीचे, आपको पता है यदि सिप इनसे टकरा गई तो क्या हो जाएगी, सिप खराब हो जाएगी, है ना, उसके अंदर पानी चला जाएगा। अब इससे बचने के लिए क्या लगाते हैं, हम सोनार का यूज़ करते हैं। अब सोनार क्या करता है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, तो वो क्या करती हैं, वो वेव ये चट्टानों से टकराती हैं और टकराने के बाद वापस आ जाती हैं। तो वापस आके क्या होता है, हमें इन्फॉर्मेशन दे देती हैं कि भाई चट्टान कितनी बड़ी है, कितनी दूर है शिप से। तो क्या करते हैं, जो चलाते हैं, कैप्टन जो भी रहता है शिप का, वो क्या कर लेता है, रोटेट कर लेता है शिप को, जिससे वो चट्टान से ना टकराए। तो क्या काम होता है, ये सोनार का काम होता है। क्या देता है ये, इन्फॉर्मेशन देता है, काहे की, चट्टान वगैरह की, जो भी समुद्र के नीचे होती हैं। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का। और दूसरा ये क्या करता है अपना, ये अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम नाप सकते हैं कि कितनी दूरी पर डिस्टेंस होता है। अब इसका डिस्टेंस कैसे नापते हो आप, डिस्टेंस इसका नाप लोगे, डिस्टेंस नाप लेते हो, अपन को पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, 2D होता है, क्या होता है, 2D होता है, 2D इंटू स्पीड इंटू टाइम। 2D क्यों होता है, क्योंकि भाई एक बार सोनार से वेव जाएगी, चट्टान से टकराएगी और वापस भी तो आएगी, इसलिए हम 2D लेते हैं। 2D इक्वल टू V इंटू टी होता है, याद रखना है ना गाइस। अब एस्टिग्मेरिज्म कैन बी करेक्टेड बाय, एस्टिग्मेरिज्म क्या होता है, एस्टिग्मेरिज्म भाई एक ऐसा टाइप का डिसीज होता है आपकी आंख में, जिसमें क्या होता है, आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हो अच्छे से, है ना। जैसे अभी देख रहे हो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको अक्षर अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो ये वाली चीज़ क्या होती है, एस्टिग्मेरिज्म होती है। एस्टिग्मेरिज्म में क्या होता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो एडजस्ट नहीं हो पाती, पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन वो चीज़ होती है जिससे क्या करते हो आप, फोकस करने की क्षमता आपकी बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। लेकिन एकोमोडेशन एक ऐसी बीमारी होती है, वो एस्टिग्मेरिज्म, एकोमोडेशन नहीं बोल रहा हूँ, एस्टिग्मेरिज्म। एस्टिग एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म वो चीज़ें होती हैं, मतलब वो डिसीज़ होती है जिसमें क्या होता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो, है ना, आपका जो रेटिना होता है, कर्वेचर होता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो ये क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, जिसमें आप फोकस नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ पर। तो इसको कैसे करेक्टेड करते हो आप, कौन सा लेंस यूज़ करोगे भाई इसको करेक्ट करने के लिए, तो क्या करोगे, सिलेंड्रिकल लेंस। तो एस्टिग्मेटिज्म को करेक्शन के लिए कौन सा यूज़ होता है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ होता है अपना, है ना। अब नोवा क्वेश्चन दिया, लैम्बर्ट लो लैम्बर्ट लो इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। क्या होता है लैम्बर्ट लो, लैम्बर्ट लो इल्यूमिनेशन होता है, जैसे आपको पता है ना, जैसे वो वाला चैप्टर 12 का है ये क्वेश्चन, चैप्टर 12 में है, पोलराइजेशन वगैरह है। तो जैसे आपको पता है भाई, सनलाइट है आपकी, तो देखा इससे जो भी वेव आती है वो कैसी होती है, वो अनपोलराइज वेव होती है। मतलब क्या होती है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैले हुए होते हैं। और वो वेव कैसी होती है, जो लाइट आ रही है वो कैसी होती है, अनपोलराइज लाइट होती है। तो यही अनपोलराइज लाइट को यदि अपन को क्या करना हो, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना हो, तो अपन क्या यूज़ करते हैं, अपन ये लैम्बर्ट लॉ का यूज़ करते हैं। लैम्बर्ट लॉ क्या बताता है अपन को कि कौन सी वेव भाई अनपोलराइज है, कौन सी वेव पोलराइज है, तो उसके बारे में जानकारी देता है। और अपन किसका यूज़ करते हैं अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदलने के लिए, पोलरॉइड। पोलरॉइड क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो कि करता है अनपोलराइज लाइट को किस में कन्वर्ट करता है,
पोलराइज में, किस में कन्वर्ट करता है अनपोलराइज लाइट को, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पोलराइट का हम यूज़ करते हैं। तो जो भी इल्यूमिनेशन होता है चिकचौंधी वाला लॉ, ये क्या होता है, ये किसने दिया था, लैम्बर्ट ने दिया था। तो लैम्बर्ट लॉ किससे रिलेटेड है, इल्यूमिनेशन से, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन आता है हमारा, इन ए बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंपल बात है यार, बैटरी आप यूज़ करते हो काय में, आपके टीवी रिमोट वगैरह हो गया, दूसरी चीज़ घड़ी हो गई, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, देखा होगा आपने, कार्बन रहता है अंदर का, ठीक है। ग्रेफाइट की रॉड होती है, कैडमियम भी यूज़ करते हैं आप, तो बहुत सारी बैटरी होती है। तो बैटरी क्या होता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। जैसे आपने देखा होगा रिमोट वगैरह, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं ना, इंफ्रारेड रे देते हैं वो, जो भी आपके रिमोट में। हाँ, पूछा गया क्वेश्चन, पूछा गया है जो रिमोट से जो आपके रे निकलती है, कौन सी रे होती है वो, तो याद रखना का, इस पूछा हुआ है रेलवे में, कौन सी होती है, इंफ्रारेड रे होती है। जो भी रिमोट में जो वेव यूज़ होती है, जो भी रे निकलती है रिमोट से, वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड यूज़ होती है। और बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है। अब ये पूछा है द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव लेस देन 20 हर्ट्ज। अब भाई वो वेव जो 20 हर्ट्ज से कम रहती है, अपन ने पढ़ा 3 टाइप की वेव होती है, एक क्या होती है इंफ्रासोनिक, एक क्या होती है सबसोनिक, और तीसरी क्या होती है अल्ट्रासोनिक। एक होती है इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या होती है, इंफ्रासोनिक वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से ये 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनिक बोलते हैं, ठीक है। और जिसकी 20,000 से ज़्यादा होती है, जिसकी क्या होती है, 20,000 से ज़्यादा होती है, जिसकी 20,000 से ग्रेटर होती है फ्रीक्वेंसी, वो क्या कहलाती है, वो अल्ट्रासोनिक कहलाती है। अल्ट्रासोनिक क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इंफ्रासोनिक क्या होती है, जिसकी 20 हर्ट्ज से कम होती है फ्रीक्वेंसी। और सबसोनिक या फिर सोनिक क्या होती है, जिसकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, वो क्या होती है, सबसोनिक या फिर सोनिक वेव होती है। अब जो डिस्टेंस होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 12, डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर इन। जो स्टार का डिस्टेंस होता है वो किससे मेजर करते हैं अपन, लाइट ईयर से, है ना। लाइट ईयर क्या होती है, लाइट ईयर यूनिट होती है, लाइट ईयर यूनिट होती है जिससे अपन डिस्टेंस नापते हैं। अब जो भी बहुत दूर दूर का डिस्टेंस होगा, जैसे आपके अर्थ का डिस्टेंस हो गया, मून का डिस्टेंस हो गया, स्टार का डिस्टेंस हो गया, सन का डिस्टेंस हो गया, तो ये सब काय में नापोगे आप गाइस, तो ये लाइट ईयर में नापते हो। तो लाइट ईयर क्या होती है, लाइट ईयर क्या होती है, एक यूनिट होती है जो क्या करते हो डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है ना, लंबे लंबे डिस्टेंस नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, लाइट ईयर करते हैं, है ना। किसका यूज़ करते हो आप, लाइट ईयर का यूज़ करते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही बात है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन होता है उसको नोबेल प्राइज किस में मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था। किस में मिला था उसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं होता, यदि मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में बताऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर बना दिया एक सोलर सेल बना दिया, ठीक है, एक कैथोड बना दिया, एक कैथोड बना दिया और एक एनोड बना दिया। क्या बना दिया, एक कैथोड और एक एनोड, है। और इधर से मैंने क्या करा, किसी एक बल्ब वगैरह लगा दिया, फिर कोई सा भी एक ऐसा मटेरियल लगा दिया जो करंट को देख सके, है ना, जिसमें अपन करंट नाप सके। अब क्या होता है, यहाँ पर देखो सन रेडिएशन गिर रही है, क्या जा रही है, सन रेडिएशन आ रही है इधर पे। अब सन रेडिएशन जा रही है, तो सन रेडिएशन से क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे इधर पे, जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, कैथोड नेगेटिव या एनोड पॉजिटिव कर देता हूँ मैं। अब जैसे सन रेडिएशन कैथोड पे टकरा रही है, कैथोड पे टकराएगी तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको एनर्जी मिल जाएगा, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सन रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, फ्री होने के बाद वो किस तरफ कूदेंगे, एनोड की तरफ घूमेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कैथोड से एनोड पे, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, हम सनलाइट से क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि यदि कैथोड में भाई सनलाइट गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा उस सर्किट में, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, बल्ब वगैरह जला सकते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ होम अप्लाइंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन दिया, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब जो भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना। कहीं याद रखिएगा, जैसे आप आपकी तरफ मोटर वगैरह होगी, मोटर है पानी की, तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो,
आपने चलाई उसमें, मतलब मोटर को क्या करते हो, चालू करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। तो वो क्या करे, वो मोटर क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी ले रही है, करंट ले रही है, और इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर दे रही है गाइस, वो कर दे रही है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में दे रही है ना आपको, पानी दे रही है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में करती है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर का पूछते हैं, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर कैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा, भाई जनरेटर में आप डालते हो पेट्रोल या फिर डीजल, कैरोसिन का यूज़ करते हो जनरेटर में। तो वो क्या करता है, कैरोसिन लेता है, और उस कैरोसिन मतलब कौन सी एनर्जी ले रहा है, मैकेनिकल एनर्जी ले रहा है वो, और किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है कौन, इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में करता है, और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, जनरेटर। और ये पानी वाली मोटर, याद रखना, एग्जांपल याद रहेगा इससे। अब रॉबर्ट कोच ने क्या करा था, किसका इन्वेंशन करा था भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का करा था, है ना। रॉबर्ट कोच ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन करा था। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको देखने के लिए, है ना। तो किसका यूज़ करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। मतलब बहुत ही छोटी चीज़, बहुत ही चीज़ ऐसी, इतनी छोटी छोटी चीज़ होती है जिसको आप नेक्ट आई से नहीं देख पाते, आप आपकी आंखों से नहीं देख पाते हो। कोई कोई सी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको नहीं देख पाते। तो फिर किससे देख पाते हो आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हो, है ना। ये क्या होता है, मैग्नीफाइड ग्लास होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, मैग्नीफाइड ग्लास, इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखने में मदद मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने करा था, रॉबर्ट कोच ने करा था। अब यहाँ पर 16वां क्वेश्चन पूछा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो कोई डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा, एडिसिव फोर्स रहेगा, है ना। एडिसिव फोर्स क्या होता है कि दो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में यूज वो लगना, किसी दो सब्सटेंस के बीच में लगना है एडिसिव फोर्स। अब यही दे देते हैं कि भाई आप पानी डालोगे किसी एक प्लेट में, आपने क्या लिया, कांच की प्लेट ली, और उसमें पानी डाल रहे हो, तो क्या होता है, पानी की बूंद कांच की प्लेट में चिपक जाती है। लेकिन वही कांच की प्लेट में आप मरकरी डालोगे, मरकरी की बूंद डालोगे, तो मरकरी की बूंद क्या होती है, वो प्लेट को भिगोती नहीं है। क्यों, क्योंकि एडिसिव फोर्स होता है किस किस के बीच में, प्लास्टिक की प्लेट के बीच में या फिर कांच की प्लेट के बीच में, मरकरी ड्रॉप के बीच में कौन सा फोर्स होता है, एडिसिव फोर्स होता है। एडिसिव फोर्स क्या होता है, एडिसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। और कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो सेम ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, मतलब दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, है ना। इसलिए क्या करती है, पानी की जो बूंद होती है, इसलिए क्या होता है, जो पानी की बूंद होती है वो क्या करती है, ग्लास की प्लेट को क्या कर देती है गाइस, भिगो देती है, क्या कर देती है, भिगो देती है। तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसिव लगेगा। और यदि अपन बात करें मरकरी और ग्लास प्लेट की या फिर प्लास्टिक प्लेट की, उनके बीच में कौन सा लगेगा, एडिसिव लगेगा। कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, एडिसिव डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। अब 17 क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन इन गुड कंडक्टर आर। जो गुड कंडक्टर होते हैं ना, गुड कंडक्टर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं भैया, ऐसे कंडक्टर होते हैं गुड कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। गुड कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके पास भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब जिस मटेरियल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाएगी। इसलिए गुड कंडक्टर में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से लूजली बॉन्ड होते हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते वो ज़्यादा, है ना। कैसे होते हैं, फ्री होते हैं वो। अब फ्री होने के कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री होने के कारण क्या होते हैं, वो जैसे उनमें थोड़ा सा वोल्टेज लगेगा, वोल्टेज लगने से क्या होता है, वो ईजिली फ्लो होने लगते हैं। और फ्लो होने लगेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, उसमें उस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। 18 क्वेश्चन है तो याद करने वाले गाइस, एक बैरल कितना होता है, कितना होता है, एक बैरल में कितना ऑयल रख सकते हैं अपन, 159 लीटर रख सकते हैं। मतलब एक बैरल की कितनी कैपेसिटी होती है, 159 लीटर की, कितनी होती है, 159 लीटर की, याद रखना गाइस, एक बैरल अप्रोक्सीमेटली 159 लीटर। ठीक है। अब एक दिया हुआ क्वेश्चन ये देखिए, इफ ए बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इन 3 पार्ट विल द टोटल नंबर ऑफ पोल बी। अब जैसे एक बार मैग्नेट है, क्या है, जैसे समझ लो एक बार मैग्नेट, मैंने इसमें 3 टुकड़े कर दिए, 1 2 3, मतलब 3 टुकड़े हो गए। तो इसमें कितनी पोल रहेंगी, इसमें 6 पोल क्रिएट हो जाएंगी। मतलब पहले क्या थी, एक नॉर्थ थी एक साउथ थी नॉर्थ साउथ। अब आपने क्या करा, इसको तोड़ डाला, 3 पार्ट में तोड़ डाला। तो देखो यहाँ पर एक नॉर्थ हो जाएगी, यहाँ पर साउथ हो जाएगी, फिर यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगी, यहाँ पर साउथ हो जाएगी, फिर यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगी, यहाँ पर साउथ हो जाएगी। मतलब आप बार मैग्नेट को जितने भी पीस में तोड़ोगे उतने क्या हो जाएंगे, उसमें नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो बार मैग्नेट को तोड़ने पे क्या हो जाती है, हर पार्ट क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें
नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो गई है। तो देखो आप 3 पार्ट में तोड़ रहे हो ना, तो कितने पोल बन रही है? 6 बन रही है, 1 2 3 4 5 6। नॉर्थ साउथ कितने टोटल? 6 हैं, इसलिए याद रखना गाइस ये। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। इफ द बॉडी इज होलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई आउटसाइड द मटेरियल, है ना। यदि कोई भी बॉडी होलो है, कैसी है? होलो है, खोखली अंदर से, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा होगा? आउटसाइड होगा। याद रखना, ये गॉस थ्योरम वगैरह तुमने करी होगी 12th में। गॉस थ्योरम देखोगे ना, ग्रेविटी निकालने के लिए आप ग्रेविटी वगैरह निकालोगे, या फिर सेंटर ऑफ पॉइंट देखा होगा आपने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा होगा। 11th का कंसेप्ट भी है, 12th में भी है। गॉस थ्योरम 12th में यूज़ होता है, आपने निकाला होगा। क्या चीज़ें निकालें, काय में यूज़ करा है आपने गॉस थ्योरम का? आप निकाल रहे हो, चार्ज निकालते हो, ऑन द सरफेस, इन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। एक तो वो चीज़ें निकाली है आपने गॉस थ्योरम से। दूसरी चीज़, ये जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला है, ये कंसेप्ट काय में आता है? ये 11th में आता है। 11th में पढ़ोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। जैसे फिजिक्स में टाइम मिलेगा कभी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना टॉपिक और इसको पढ़ना। तो जो भी होलो ऑब्जेक्ट होता है उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है? कोई भी मटेरियल के आउटसाइड, या फिर उस बॉडी के आउटसाइड होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। और यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कारण आप चल पाते हो, दौड़ पाते हो, या फिर खड़े हो पाते हो। यदि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा भी डगमग होता है, गिर पड़ते हो भैया। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड रूम इज इंक्रीज इट्स ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज, है ना। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होती है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं? जो भी पानी की बूंद एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या रहेगी? ह्यूमिडिटी रहेगी। अब भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है? गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ती तो पानी की बूंद रहेगी क्या? नहीं रहेगी सर, भाप बन के उड़ जाएगी। इसलिए क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से ह्यूमिडिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। 22 क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस। इन समर द मरेज आर सीन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता क्या है समर में? आपने देखा होगा मरेज, देखा होगा मरेज होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा रोड में भैया पानी बिखरा हुआ दिखता है आपको, तो ये क्या होता है? एक एक वहम होता है, जिसको क्या बोलते हो? मरेज बोलते हैं। और ये मरेज क्यों दिखता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। याद रखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। जैसे ये देखो, बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ये एक पेड़ है, क्या है ये भैया? पेड़ लगा हुआ, तो बेहतरीन डायग्राम है। अब क्या होती है आपको पता है, गर्मी के समय पे क्या होती है, जो नीचे की सरफेस होती है बहुत ही गर्म हो जाती है। क्या होती है? इधर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर की सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है भैया? कम होता है। तो अब जहाँ से जो क्या रहेगी, जो भी वेव रहेंगी, है ना, अब क्या होती है, यहाँ की हवा क्या होती है? गर्म होकर ऊपर चली जाती है, गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। गर्म होकर ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो रहेगा, ये जो मीडियम रहेगा नीचे वाला, वो कैसा रहेगा? रेयर, है ना। कैसा रहेगा? रेयर रहेगा। और ऊपर कैसा रहेगा? डेंसर रहेगा। कैसा रहेगा? डेंसर रहेगा। मतलब इधर पे ये जो मीडियम रहेगा, ये क्या हो जाएगा? बिरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बिरल हो जाएगा। बिरल मतलब क्या होता है? रेयर होता है इंग्लिश में। और इधर पे क्या होता है? सघन। कैसे हो जाएगा? इधर पे सघन हो जाएगा। सघन मतलब क्या होता है? डेंसर होता है, ठीक है। मतलब नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ मीडियम कैसा रहेगा? रेयर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये इधर पे क्या हो जाएगा? मीडियम रेयर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। यहाँ पर रेयर हो जाएगा, यहाँ पर डेंसर हो जाएगा। अब आपको पता है लाइट डेंसर से रेयर आती है, तो वो कैसे मुड़ती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती है। मतलब हम यहाँ पर एक नॉर्मल बना ले, और लाइट रे आ रही है। कैसे आ रही है? लाइट रे आ रही है, तो ये नॉर्मल से कैसे मुड़ेगी? अवे मुड़ेगी। कहाँ मुड़ेगी? अवे मुड़ेगी। कैसे मुड़ेगी? ऐसे मुड़ती जाएगी। ऐसे मुड़ते मुड़ते जाएगी। और जब इसको अपन पीछे इसका इमेज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पीछे इमेज बनाएंगे, तो भाप अपन को इधर पे इमेज बनती हुई दिखेगी। क्या बनेगी? पीछे तरफ उसकी इमेज बनेगी। और जो इमेज किसके फॉर्म में बनती है? परछाई बन रही है, तो अपन को क्या दिखता है? पानी की तरह प्रतीत होता है, या फिर उस ऑब्जेक्ट का अपन को इमेज दिखती है। अब पेड़ की इमेज कहाँ दिखेगी? इधर दिखेगी। और वही इमेज कैसे दिख रही है अपन को? पानी की तरह दिख रही है। क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होता है भैया? जो नीचे का ग्राउंड होता है वो कैसे हो जाता है? रेयर हो जाता है। और ऊपर क्या हो जाता है? डेंसर हो जाता है। अब लाइट रे सघन से बिरल की तरफ आएगी। सघन से बिरल की तरफ आएगी तो वो क्या हो जाएगी? जो नॉर्मल होता है ना, लंब होता है, वो क्या होती है? लंब से आगे जाती है ना, दूर जाती, दूर जाके मुड़ती। दूर जाएगी तो कैसे हो जाएगी? ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, तो क्या हो जाएगी? ऊपर जाती जाएगी वो लाइट रे। और लाइट रे ऊपर जाती जाएगी तो कहाँ पर आएगा? उसकी इमेज कहाँ बनेगी? पीछे तरफ बनेगी। और यही क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगी कोई भी लाइट रे, क्या हो जाएगी? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा मुड़ेगी, 90 डिग्री से ज़्यादा जाएगी, तो वो कैसी हो जाएगी? वो लोड के फिर से आ जाएगी उसी मीडियम में। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलती है। यदि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन दिस रे विल फॉल ऑन द सेम मीडियम, सच से कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे डायमंड वगैरह का देखा होगा आपने, चमकदार डायमंड देखा होगा। दूसरी चीज़, आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हो सिग्नल वगैरह सेंड करने में, ये सब क्या होता है आपका? टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हो। फिर 23 दिया है। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है भैया? रेड कलर की होती है। याद रखना किसकी होती है? रेड कलर की होती है। हम यहाँ पर बता दें आपको वेब की ओर से
किससे बताते हैं? विवग्योर, VIBGYOR। यार ये थोड़ा बुरा है, देखो भी, अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको, देखना इधर पे ना, थोड़ा सा ज़रा ये पतला कर दूँ, राइटिंग साइज हो गया पतला। ये देखो इधर पे क्या होता है? VIB, यहाँ पर G। छोड़ो यार, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करूँ क्या? चलो ब्लैक बोर्ड पे बताता हूँ। यहाँ देखो, देखो ब्लैक बोर्ड पे बताता हूँ। यहाँ देखना, एक ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ? VIBGYOR। आर क्या होता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो जो ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है? जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, ये क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या होता है? नीचे की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऊपर की तरफ जाओगे तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? घटती है। और नीचे की तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी नीचे की तरफ, है ना। क्या होगी? बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पर ये जो वेवलेंथ होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। और नीचे की तरफ क्या होता है? वेवलेंथ डिक्रीज होता है। और यही चीज़ फ्रीक्वेंसी का बोलोगे, फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ क्या होती है? डिक्रीज होती है। और नीचे की तरफ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का होता है। क्या होता है? रेड का होता है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वॉयलेट का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड का। सबसे कम वॉयलेट का होता है। और यदि फ्रीक्वेंसी की बात करोगे, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वॉयलेट की होती है ना। और सबसे कम किसकी होती है? रेड की होती है। ये पूछी हुई है गाइस, है ना, ये पूछा हुआ है, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। यही क्वेश्चन पूछा था, अपने देख लिया है। किसकी होती है? रेड की होती है ना, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने के कारण क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा सिग्नल देखे होंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल वगैरह, वो क्या करते हैं? लाल लाइट का यूज़ करते हैं, रेड लाइट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? वो दूर डिस्टेंस तक चल पाते हैं ना, दूर तक चल पाते हैं, और अपन दूर तक देख पाते हैं उनको। इसलिए किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल रेड के होते हैं, रेड होते हैं वो, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर। साउंड किस में ज़्यादा फास्टर ट्रेवल करता है? सॉलिड में। सॉलिड में क्या होता है? देखो आपने देखा होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास चिपके हुए होते हैं। पास पास चिपके होने के कारण क्या होता है? इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है तो क्या होता है? अब जिस साउंड रचाएगा तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी? ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो साउंड किस में ज़्यादा ट्रेवल करेगा? सॉलिड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा साउंड काय में ट्रेवल करता है? सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करता है? सॉलिड में सबसे ज़्यादा। फिर लिक्विड में थोड़ा कम, और गैसेस में और ही कम। और वैक्यूम में जो होता है, वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, है ना। और सबसे ज़्यादा सॉलिड में। सॉलिड का कौन सा एग्जांपल ले देंगे? स्टील ले देंगे। स्टील में साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइस, फिर इसके बाद मैं वीडियो स्टॉप करूंगा, नेक्स्ट पार्ट डालूंगा इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th। इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। जो इंसेक्ट होता है वो क्या होता है? पानी में तेल लेता है, डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद रखना। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन, एक मिनट, देखो सरफेस टेंशन का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है ना। मतलब जितना कम एरिया रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा? सरफेस टेंशन रहेगा। तो आपने देखा होगा मच्छर वगैरह पेड़ देखे हैं कितने पतले पतले होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटा सा पार्ट में खड़े हो जाते हैं। वो छोटे से पार्ट में खड़े हो जाते हैं और एरिया कम कर रहे हैं। एरिया कम लेंगे तो सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा। सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा तो उसके कारण क्या होंगे? ये डूबेंगे नहीं, है ना, इसलिए वो टेढ़ जाते हैं। ये मच्छर वगैरह जो भी होते हैं ये टेढ़ जाते हैं सरफेस टेंशन के कारण। और यही सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है? आपको ब्रश वगैरह आपने देखा होगा, सेविंग ब्रश, जब पानी में आप डालते हैं उनको तो वो कैसे हो जाता है? फैल जाता है वो ब्रश, देखा आपने? जो भी उसके जो वायर होते हैं छोटे छोटे से, वायर जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? तो बिल्कुल बिखर जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। और जैसे ही आप उसको पानी से बाहर निकाल देते हो तो कैसे पूरा चिपक जाता है वो वायर, दाढ़ी बनाने वाला। तो ये भी किसका होता है? एग्जाम्पल सरफेस टेंशन का होता है। तो गाइस यहाँ पर वीडियो को एंड करूँगा, और थोड़ा सा मैनेज करिएगा। काफ़ी अच्छी वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे, एसएससी, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हर एग्ज़ाम के लिए। देखिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी डालूंगा मैं। थैंक यू गाइस बने रहने के लिए।